हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे क्लास 10th का आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर को पढ़ाते टाइम उसी के बीच में एनसीईआरटी भी हमने सॉल्व कराई हुई है। अब एनसीईआरटी हम अलग से भी लेके आ रहे हैं, बिकॉज कुछ बच्चे एनसीईआरटी अलग से सर्च करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात इस चैनल के बारे में, इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हम पहले ही यहां पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों, एक पिन कमेंट होगा जो सबसे ऊपर आ रहा होगा। ठीक है ना, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको आपके हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा है, किसी प्लेलिस्ट को देखने में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सअप करके 7503644171 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, चैप्टर का नाम बता दीजिए कि आपको एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए, कि आपको उसकी क्लासेस चाहिए। ठीक है ना, तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने न्यू बच्चों के लिए बताया है और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता ही है यहाँ के बारे में, कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और आइडेंटिफाई करना है हमने टाइप ऑफ रिएक्शन को भी। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है इन्होंने, बेरियम आयोडाइड लिखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, और बेरियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से कराएंगे हम रिएक्शन को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बच्चे देखिए ग्रुप नंबर 2 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, वहां पर आपका बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ऐसा कुछ होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। तो बेरियम आपका कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 2 में, और ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप नंबर 2 में, इसलिए इस पे चार्ज कितना आएगा? 2+। ठीक है ना, तो Ba होता है 2+, आपका बेरियम आयन होगा आपका 2+। इसी तरीके से ब्रोमाइड जो होता है वो ग्रुप नंबर 17 में आता है, जो कि नॉन मेटल है, हेलोजन फैमिली। ठीक है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नीचे एसिटाइन भी होता है जिसकी हम बात नहीं करते हैं। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, ग्रुप नंबर 17 में ये जितने भी आपके हेलोजन्स आ रहे हैं, इनके जब हेलाइड बनाएंगे, यानी कि इनका जब एनायन बनाएंगे, तो कैसे बनता है? फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो यहाँ पे इन्होंने आयोडाइड की बात करी है, ध्यान से चेक करिए, आयोडाइड की बात करी है, यानी कि हमें लेना होगा क्या? I-, करेक्ट। और फिर किसकी बात करी इन्होंने? हमें इन्होंने बात करी ब्रोमाइड की भी, यानी कि हमें लेना होगा Br-। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, सिंपल है। ठीक, अब आइए बच्चों फॉर्मूला बनाते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, अब देखिए पोटेशियम कहाँ आता है आपका बच्चों? पोटेशियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, ये तो सबको पता है। पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में आता है आपका पोटेशियम। देखिए ग्रुप नंबर 1 में आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरीके से रूबिडियम, सीजियम नीचे आएंगे, तो पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो ग्रुप नंबर 1 में आपने देखा जैसे सोडियम प्लस होता है, वैसे ही पोटेशियम प्लस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा आपका पोटेशियम प्लस, तो पोटेशियम पे सिंगल प्लस होगा, तो पोटेशियम देखिए K+, ये देखिए पोटेशियम K+, ब्रोमाइड, ठीक, ब्रोमाइड के लिए हमने आपको क्या बताया? Br-। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? K+ Br-, इसका 1 इधर जाएगा, ठीक है, और इसका 1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला आपका बनेगा KBr, करेक्ट, KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया आपका KBr एक्वस, मतलब वाटर के साथ इसका सोल्यूशन बनाया गया, वाटर में इसका सोल्यूशन बनाया गया पोटेशियम ब्रोमाइड का, और प्लस बेरियम आयोडाइड। अब बच्चों बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला बनाइए जरा। बेरियम होता है आपका Ba2+, करेक्ट, बेरियम होता है Ba2+, और आयोडाइड अभी मैंने आपको बताया है क्या होगा? आयोडाइड I- होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आयोडाइड हो गया आपका I-। अब ये 2 इधर चला जाएगा और 1 इसका इधर आ जाएगा, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? Ba1, Ba के नीचे 1 और I के नीचे 2। अब 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए Ba2, तो बेरियम आयोडाइड क्या हो गया आपका? Ba2 एक्वस है, तो हमने यहाँ एक्वस लिख दिया। एक्वस मतलब वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया गया होगा बेरियम आयोडाइड का। ठीक है, गिव्स। अब प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे लिख लूँगा आपका। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आपको मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान से चेक करिए, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनाओगे? यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए पोटेशियम K+ और आयोडाइड I-, 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर, तो Ki। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया? Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में आपको क्या मिलता है? बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो बेरियम ब्रोमाइड कैसे बनाओगे? बेरियम ब्रोमाइड देखिए, बेरियम पे होता है आपका 2+ और आयोडाइड होता है I-, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर,
यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास बी ए के नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता और आई के नीचे 2 BaI2, लेकिन यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ पे हमने सॉलिड लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से चेक करो जरा, जो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है और पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेरियम आयोडाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है। चेक करिए ध्यान से, आयन एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड में जो कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, तो जो कैटायन है वो एनायन से ऐड हो जा रहा है। ध्यान से चेक करो, प्रोडक्ट साइड में K+I- से KI बन जा रहा है। और इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड का जो एनायन है वो क्या हो रहा है, बेरियम आयोडाइड के कैटायन से ऐड हो जा रहा है। ठीक है ना, तो आयन एक्सचेंज हो रहा है। जब भी आयन एक्सचेंज होता है, ध्यान से चेक करो ना, प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड बनना था ना, तो BaI2 क्यों लिख दिया मैंने, बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि Ba होगा 2+ और ब्रोमाइड होगा आपका -1। जैसे आयोडाइड होता है I-, वैसे ब्रोमाइड होता है Br-, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, Ba1 और Br2। ठीक है, तो यहाँ Br2 होना चाहिए था, Br2, करेक्ट। तो ध्यान से करिए, यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है। चेक करो, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो कैटायन है वो बेरियम आयोडाइड के एनायन से ऐड हो गया, K+I-, प्रोडक्ट में KI मिल गया आपको। इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड का जो एनायन है, यानी कि ब्रोमाइड, वो ऐड हो गया किससे, वो जाके कनेक्ट हो गया किससे, आपका बेरियम आयोडाइड के कैटायन Ba2+ से। ठीक है, तो Br2 आपका बन गया। तो यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहा है। जब भी आयन एक्सचेंज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्या ये किसी और का भी एग्जाम्पल है, तो जवाब है हाँ, ये है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ऑल्सो, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया किसका, एक्वस सॉल्यूशन लिया पोटेशियम ब्रोमाइड का, और एक्वस सॉल्यूशन लिया बेरियम आयोडाइड का। तो आपको क्या मिला, एक्वस सॉल्यूशन तो मिला पोटेशियम आयोडाइड का, लेकिन यहाँ पर जब सॉलिड मिल गया ना, सॉलिड का मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है, तो आपको फ्लास्क में एक प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं, तो ये प्रेसिपिटेट है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी आपका एग्जाम्पल हो गया। बताइए कोई डाउट है। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर एग्जाम में क्या लिखें, तो एग्जाम में अगर आप ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद याद है आपको ब्रैकेट में आपने ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख दिया, तब भी आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, बहुत ईजी है बैलेंस करना। यहाँ पर आयोडीन आई कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो ध्यान चेक करो, आई कितने हो जाएंगे 2, पोटेशियम यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, पोटेशियम यहाँ 2 हो गए। ठीक, फिर ब्रोमीन चेक करो, यहाँ Br2 है, यहाँ पे भी अब ब्रोमीन कितने हो गए 2, और बेरियम यहाँ 1 है और यहाँ भी बेरियम 1 है। कोई डाउट है बताइए, बैलेंस हो गई है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी, जिंक कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक पे होता है 2+, सबको पता है, और कार्बोनेट होता है CO3 2-। ठीक है, जिंक पे होता है 2+, और कार्बोनेट आयन क्या होता है आपका CO3 2-। करेक्ट। अब 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ध्यान से चेक करिए, Zn2 और CO3 होल 2। अब देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 और 2 को हटा देंगे हम, तो फॉर्मूला बनेगा जिंक कार्बोनेट का ZnCO3। अब CO3 को आप ब्रैकेट में लिखिए चाहे लिखिए, उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो जिंक कार्बोनेट बन गया ये। अब इससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, जिंक ऑक्साइड सॉलिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक पे होता है 2+ और ऑक्साइड होता है आपका O2-। करेक्ट, तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो Zn2 और O2। करेक्ट, अब 2 और 2 सेम नंबर है, तो इसको हम हटा देंगे, ZnO बन गया। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, ZnO, ये आपका सॉलिड और ये भी आपका सॉलिड है जिंक कार्बोनेट, और प्लस क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है, वैसे फॉर्मूला नहीं लिखा था क्वेश्चन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंग्लिश में लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस होना चाहिए, सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस यहाँ पर मिल गया। ठीक है ना, अब बच्चों चेक कर लीजिए, ये मेरे ख्याल से पहले से ही बैलेंस है। ओके, चेक करिए, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, जिंक 1, ऑक्सीजन कितने 2+1 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने आपके 3 है, तो ये बैलेंस है। करेक्ट, और ये एग्जाम्पल किसका है, देखिए जिंक कार्बोनेट को हीट किया होगा, गर्म किया होगा। ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ना। हीट किया होगा ना जिंक कार्बोनेट को, जब भी कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो CO2 यहाँ से बाहर हो गई, क्या बचेगा ZnO, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका
ZnO, बात समझ में आएगी कि नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें एक सिंगल कंपाउंड 2 और मोर कंपाउंड्स में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। पार्ट सी वेरी इजी। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 और यहाँ G लिख देंगे, गैस है, प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, ओके, और गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड? HCl, और यहाँ गैस लिखा हुआ है, ठीक है, तो गैस हम लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बच्चों, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक अलग चीज़ होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना होता तो हम HCl लिख के एक्वस लिखते, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में पास करा देते हैं, ठीक, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो बहरहाल यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ गैस लिखा हुआ है। कोई डाउट है बताइए? अब आइए बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, बहुत ईजी है। 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो बस यहाँ पर हमको 2 लगाना है, तो ये बैलेंस हो गया, ओके। चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल किसका है बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या दे रहे हैं आपको? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लीजिए। मैग्नीशियम सॉलिड, तो मैग्नीशियम सॉलिड को आप लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम और सॉलिड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। आपको पता है जब मेटल हमको कहीं पे दिया होता है तो हम ओनली उसका जो एटॉमिक फॉर्मूला वही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम सॉलिड, और यहाँ पे ध्यान दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इतना तो सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HCl एक्वस। मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में जब पास करा देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बनता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? मैग्नीशियम पे होता है आपका 2+, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो 2+, और क्लोराइड होता है आपका Cl-, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर, ठीक है ना, तो 1 इधर आएगा और 2 इधर जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बन गया ये, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में सॉल्युबल सॉल्यूशन बना हुआ है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपकी लिबरेट हो जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली H2 और नीचे लिख देंगे हम गैस। कोई डाउट है बताइए? और एक चीज़ और देख सकते हो आप, एसिड बेस एंड सॉल्ट जब पढ़े होगे आप या पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो ध्यान से करो, मैग्नीशियम मेटल है और HCl क्या है? एसिड है, तो कौन सी गैस निकल रही है? यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फटाफट आइए बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ बस आपको 2 लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, और ये एग्जाम्पल किसका है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। चेक करो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया और मैग्नीशियम क्लोरीन से लग गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गया, ठीक। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सभी बच्चों को पता है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी जरूर नहीं कि हीट के फॉर्म में रिलीज हो, ठीक है, ये एनर्जी बच्चों हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में रिलीज हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या साउंड, ये साउंड लिखा हुआ है SOUND, साउंड के फॉर्म में रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप बोलोगे सर साउंड के फॉर्म में कैसे? तो देखिए, आप गांव वगैरह गए होगे, अगर ठंडी में आपने वो जो पतली पतली लकड़ियाँ आती हैं उनको अगर जलाया होगा तो पट पट की आवाज़ आती है कभी कभी आग में से, है ना। तो वो गैस के छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं, मतलब जब वहाँ रिएक्शन होती है, जब गैस वहाँ बर्न होती है तो साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो होता है मीथेन। तो मीथेन गैस का कंबशन करा दीजिए एयर में। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4। तो ये हो गया आपका मीथेन, जो कि नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है, मीथेन गैस। और इसको आपने रिएक्ट कराया एयर से, एयर के प्रेजेंस में बर्न कराया, एयर से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस क्या क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा गैस के फॉर्म में, और प्लस यहाँ पर आपको वाटर वेपर मिलेंगे, ठीक है। हीट इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिलीज होती है
कि वाटर लिक्विड के फॉर्म में ना मिलके गैस फॉर्म में मिलेगा, आपको वाटर के वेपर मिलेंगे, वाटर की स्टीम बन जाती है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम हमेशा हमको दिखाना पड़ता है कि यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या एनर्जी कौन से फॉर्म में निकली, तो यहाँ हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सिंपल है, अगर इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए। देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई है, ठीक है ना, सिंपल है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, सभी बच्चों को पता है, ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, जिसको प्रोसीड करने के लिए, ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप को प्रोसीड करने के लिए हीट, जिनको हीट की ज़रूरत होती है, या ऐसी रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसी रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन आपकी देखिए बच्चों, डेफिनेशन लिखी हुई, रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं या जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, इन ऑर्डर टू प्रोसीड, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोसीड का मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को होने के लिए, जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, आर कॉल्ड डैश मतलब आर कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसका बच्चों एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर यहाँ ऑब्वियसली होगा आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन बनता है पौधों में, और साथ में यहाँ पर निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है, सभी बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस अगर आपको करना हो तो किस तरीके से बैलेंस करोगे, देखो कार्बन यहाँ कितने 6 है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर कार्बन हो गए 6, तो 6 2 12 और हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे हम 6 लगाएंगे, 6 2 12, तो इस तरीके से ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 6 2 12 और 6 1 6 18 हो गए। तो ऑक्सीजन को 18 करने के लिए अगर हम यहाँ 6 लगा दें तो 6 2 12 प्लस 6 18, बैलेंस हो गई ये रिएक्शन, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये है वाटर आपका, ये ग्लूकोज है एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन गैस है। सारी चीज़ें क्लास में डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है, जहाँ पर आप ध्यान से चेक करिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करी किस फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको हमने जानबूझकर अब नहीं किया, बिकॉज फोटोसिंथेसिस को ही अगर आप रिवर्स कर दोगे, यानी कि जो प्रोडक्ट साइड में उसको रिएक्टेंट साइड में रख दीजिए, और जो रिएक्टेंट साइड में उसको प्रोडक्ट साइड में रख दीजिए, तो जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन होगी रेस्पिरेशन की, ठीक है। अब देखिए लिखता हूँ मैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन, तो इसको पहले हम कट कर देते हैं। ये तो आप क्या है, ये किसका एग्जांपल है, ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए रेस्पिरेशन जो कि इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में लिख दीजिए, तो C6H12O6 एक्वस और प्लस 6O2, बैलेंसिंग वैसे ही रहेगी सारी आपकी, गैस गिव्स व्हाट, गिव्स 6CO2 और प्लस 6H2O। फोटोसिंथेसिस में बच्चों एनर्जी क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती थी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको यानी कि प्रोडक्ट साइड में आपको एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, और क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए रेस्पिरेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि आप जो खाना खाते हो, ठीक है, जैसे चपाती वगैरह आप जो खाते हो, ठीक है, तो चपाती वगैरह में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च। अब इन सब का जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स इनकी जो फॉर्मूली है ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। बट अभी के लिए आपको इसके फॉर्मूले नहीं पढ़ने, लेकिन आप ये समझो कि जो कॉम्प्लेक्स आपके जो कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिंपलर, जब हम खाना खाते हैं ना, पहले हम उसको दांतों से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आपको पता है, अपने माउथ में। उसके बाद जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा डाइजेशन का काम करता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में, ठीक है।
उसके बाद जब डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि क्या है आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास आपकी बॉडी में क्या आ गया बताइए, आपकी बॉडी में आ गया आप ग्लूकोज, ये देखिए ये सिंपलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल है, ठीक। अब हमारी सेल्स में ऑक्सीजन होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो हमारी सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके प्रोडक्ट में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको देते हैं क्या, वाटर, ठीक है ना, और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलती है। यही एनर्जी जो निकलती है हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है, बिकॉज लाइफ के लिए एनर्जी तो ज़रूरी है। कोई डाउट है बताइए, तो सिंपल है यही रीज़न। देखिए ये ऊपर वाली आपकी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के मैं क्या बोला था कि भाई पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो ध्यान चेक करो आउटपुट में आपको ऑक्सीजन मिला था, ठीक। और हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान क्या एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से चेक करिए, तो यहाँ आउटपुट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। तो मोटी मोटी बात है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है, तो जवाब ये है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी आपको प्रोडक्ट में मिलती है, इसलिए किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों क्लास में डिटेल में पढ़ाई है, प्लीज़ क्लास करिए। ये तो मैं बस आंसर आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ फटाफट। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, ये सबको बात है, सबको बात ये पता है कि भाई लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, ऑब्वियसली सबको पता है कि जो खाना हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे एनर्जी मिलती है, आगे देखिए, ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, जो फूड हम खाते हैं चपाती वगैरह, उसके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ब्रोकन इन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। वो बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म होती है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब हमने आपको बताया हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ग्लूकोज हमारी सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके हमें को क्या देते हैं, एनर्जी, और प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमको मिलता ही है, ठीक है। तो द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन, ध्यान रखें बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन हमने लिखी है ये कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में आपने देखा है रिएक्शन किससे होती है, ऑक्सीजन से। तो चेक करो यहाँ ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, बस में तो ये कंबशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। और कंबशन रिएक्शन में आपको एनर्जी मिलती थी, तो ये स्पेशल टाइप की कंबशन रिएक्शन है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई डाउट है बताइए। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, पूरा बैलेंस करके आपको लिखना है। इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस आप याद कर लीजिए, उसी को रिवर्स कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन मिल जाएगी। कोई डाउट है बताइए। और ये रिएक्शन को मैंने यहाँ RXN शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में पूरा लिखा करेंगे, ठीक है, रिएक्शन इंग्लिश में। ओके, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।